सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ रूल बुक। हर कंट्री को चलाने के लिए एक रूल होना चाहिए। तो ये रूल बुक इंडिया को हेल्प करेगा गाइड करने के लिए। अब ये रूल बुक आया कब? क्योंकि पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटने के बाद और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के लिए बी आर अम्बेडकर बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल बना कि इंडिया कैसे आगे डेवलप होगा, क्या वैल्यूज हमारी रहेगी और क्या राइट्स है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर मैप है जिसमें पावर एलोकेट किया जाता है, लोगों के राइट्स होते हैं और कुछ वैल्यूज होते हैं जो आपको गाइड करेंगे। ये तो समझ गए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, पर हम इसे क्यों जानें, विशेष रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबको जानना चाहिए। एक सिंपल बात है, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट के रूल्स पता होना चाहिए हमको, कहाँ पे 6 है, कहाँ पे 4 है, कहाँ पे आउट है। तो आप 6-4 मार रहे हो तो आपको लिबर्टी है पूरे शॉट मारने के, पर आपको कुछ आउट के भी तरीके हैं, तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप वो लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही प्यारा रूल बुक है इंडिया का, और जिसकी वजह से एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बना है। इसके अंदर माइनॉरिटी को राइट्स दिया गया है, विमेन को राइट्स दिया गया है, डिसेबल्ड को राइट्स दिया गया है, और सबको इक्वालिटी दी गई है। और ये बहुत ही प्यारी सी चीज है जो हम शायद डेली देखते तो इसलिए समझ नहीं पाते। अगर हम ग्रीक के टाइम से कंपेयर करें, ग्रीक सिविलाइजेशन में वो डिसेबल्ड को वोटिंग राइट्स नहीं देते थे। के 1600 से कंपेयर करें, वो जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वो वोट कर सकते हैं, ऐसे रूल्स थे। तो अगले सवाल पर आते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का कोई रिश्ता है। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी से भी रिलेटेड है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि रूल ऑफ द पीपल है। तो हम किस तरह से रूल्स को बनाएंगे या किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो अनरिटन हो। ठीक है, जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। तो ये फर्क है माइनर सा, पर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपको गाइड करता है किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री को जो इंडिया है वो कैसे आगे गवर्न करे। हमें आजादी तो 1947 में ही मिल गई थी, पर कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव 1950 में हुआ। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में इतना समय लग गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलिफेंटाइन है, यानी एलिफेंट के साइज का है। लॉयर्स पैराडाइज है, सब लॉयर बैठ के लिखे, इतना मोटा है, इतना डिटेल्ड है। पर हमको ये देखना है कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने को कोशिश करना है कि बेस्ट सोर्सेज से हमने लिया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स उठाए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उठाए, फिर इमरजेंसी प्रोविजन कहीं से उठाया है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्यूटीज कहीं से उठाई है। तो इस तरह से बहुत सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो इंडिया को आजाद होने के बाद एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो इसलिए उसका साइज बढ़ गया है, पर वो साइज आज भी इंटैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये खुद में एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आजाद होने के बाद बहुत कंट्रीज आजाद हुई थी, कॉलोनियल कंट्रीज, पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव नहीं कर पाए, वहां पे डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी इंटैक्ट है। तो भले ही ज्यादा टाइम लगा है, ये इस तरह से बनाया गया है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करे और लोअर डेवलपमेंट भी हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो क्या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस भी थे। कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया जा रहा था तो बहुत इसमें डिबेट्स हुए थे, बहुत लोग ने पार्टिसिपेट किए और कुछ बोले कि क्या प्रिंसिपल्स रहने चाहिए जो हमारा देश आजाद होने के बाद फॉलो करे। जैसे जिनमें से 4 मेजर प्रिंसिपल्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस। ये हमारे प्रियम्बल में इंश्राइंड है। तो ये प्रिंसिपल्स हमको हेल्प करेंगे कि आगे कैसे इंडिया डेवलप करे। प्रियम्बल आपको बता देगा कि इसके अंदर क्या प्रिंसिपल्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया का। मैं थोड़ा सा प्रियम्बल पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इसके यहाँ पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, सोवरीन है, हम पे कोई रूल नहीं करता, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आ गए। फिर वैल्यूज आ गई, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस। तो लिबर्टी किसका? लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ और वर्शिप।
तो लिबर्टी ऑफ थॉट, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई आगे परेशान नहीं कर सकता है कि ये बात मत सोच, मेरा फ्रीडम है, मैं अगर कुछ भी सोचूं मैं अपना फ्री हूँ, या कुछ भी बोलूं फ्री हूँ। फेथ, वो वर्शिप, मैं किसी की भी पूजा कर सकता हूँ, इबादत कर सकता हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा लिबर्टी है। फ्रैटर्निटी मतलब क्या है? भाईचारा, सिंपल शब्दों में। यानी एक इंडिया जो यूनाइटेड कंट्री रहेगा, उसके अंदर भाईचारा रहे, ब्रदरहुड रहे, हम सब आपस में मिले जुले रहे। इस तरह से हमारा लाइक फ्रीडम रहेगा और साथ साथ भाईचारा रहेगा, तो एक यूनाइटेड इंडिया एस्टैब्लिश हो सकता है। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिफरेंट राइट्स देता है, वैसे ही क्या उसमें ऐसी कोई गाइडलाइंस या डायरेक्शंस भी होती है फॉर गवर्नमेंट, हाउ इट शुड वर्क एंड मेक लॉज? तो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, तो उसका रूल का वो एक गाइडलाइंस भी देता है कैसे गवर्नमेंट को फंक्शन करना है। वो एक एक डायरेक्शन बताएगा कि मेरा जो इंडिया है उसकी गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। जैसे इनइक्वालिटी रिड्यूस करना उनका काम है गवर्नमेंट का, ये इंश्योर करना है कि लोगों का हेल्थ अच्छा रहे, और ये इंश्योर करना है कि वर्कर्स की सेफ्टी रहे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो इनकी गाइडलाइंस दी गई है जो आर्टिकल पार्ट 4 में दिया हुआ है, आर्टिकल 35 टू आर्टिकल 51। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में, तो ये ध्यान रख के बनाते हैं कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। अगला सवाल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने का भी कोई तरीका है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियाज है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केशव नंदा भारती केस बोलता है। आप बोला कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। या कुछ वैल्यूज है, फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको एब्सोल्युटली चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अगर फ्लेक्सिबल का एग्जांपल आप देखना चाहेंगे, तो जैसे कोई स्टेट है, जैसे उड़ीसा, उड़ीसा अपना नाम चेंज करना चाहता था टू उड़िया, तो अब वो ओडीआईए उड़िया में चेंज हो गया। तो इसके लिए हमको एक मेजर चेंज की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके हैं हमको चेंज करने के। एक है सिंपल मेजोरिटी, एक है स्पेशल मेजोरिटी, और एक है स्पेशल मेजोरिटी विद 50% वोट्स ऑफ द स्टेट। सिंपल मेजोरिटी का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सिंपल मेजोरिटी जैसे आपको नाम चेंज करना है स्टेट का, या बाउंड्रीज को थोड़ा सा चेंज करना है, तो फिर आप सिंपल मेजोरिटी 50% वोट के साथ पार्लियामेंट में वो चेंज कर सकते हो। स्पेशल मेजोरिटी प्रिएम्बल में आपको कुछ वर्ड ऐड करने हैं, जैसे सेक्युलर ऐड करना था, इंटेग्रिटी ऐड करना था, तो इसके लिए आप एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ यानी 2/3 लोगों का वोट लेके आप चेंज कर सकते हो। अब तीसरा हो गया, जैसे आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड चेंज करना है, या सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का मेथड चेंज करना है, तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% वोट ऑफ द स्टेट लगेगा। कुछ चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हो, पर उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दी गई है। तो इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट रहेगा। हम उम्मीद करते हैं आज आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा समझे होंगे। हम ऐसी बातें करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।